कोरोना जिहाद के नाम पर तबलीग जमात मरकज का बवाल, मगर मीडिया इन सब मुद्दों पर क्यों नहीं उठाता है सवाल। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 30 मार्च 31 मार्च 2 दिन ऐसा बताया जा रहा है जैसे कि अब देश में कोरोना जिहाद चल रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दक्षिण दिल्ली यानी साउथ दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज की, जहां तबलीग जमात का मेन सेंटर है पूरे भारत का। यहां से तमाम जमात का तबलीग का काम चलता है। देश विदेश की तमाम जमातें यहां आती है। एक एक मुद्दे पर हम आज इस पर बात करेंगे आपसे। क्यों कर मीडिया में फिर से एक ट्रायल शुरू हो चुका है कोरोना जिहाद के नाम से। क्या वाकई ये कोरोना जिहाद है? जबकि देश के पीएम जब कोरोना की विपदा को मानव जाति पर आया हुआ संकट बता रहे, इंसानियत पर आया हुआ संकट बता रहे, तो क्यों कर इसे धर्म से जोड़ करके देखा जा रहा है? क्यों कर कोरोना फैलाने की जिम्मेदारी जबरन मुसलमानों पर थोपी जा रही है? क्या है दक्षिण दिल्ली की ये बंगले वाली मस्जिद के नाम से जानी जाने वाली निजामुद्दीन औलिया दरगाह के करीब की मस्जिद है, जहां पर तबलीग जमात का मरकज है। सबसे पहले आपको बता दें, यहां पर 13 मार्च से 15 मार्च तक इज्तिमा का कार्यक्रम हुआ। तकरीबन 3 से 4 हजार लोग यहां पर इकट्ठा हुए। विदेशों से भी कुछ जमातें यहां पर आई थी। इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश वगैरह से जमातें आई थी। अमूमन आती है, अक्सर आती है, अब भी आई थी। 15 मार्च को यह इज्तिमा खत्म होता है। अब इसमें आप सीक्वेंस देखिए, घटनाक्रम का जो एक ताना बाना जो है, एक एक करके 13 से 15 तक का। 16 तारीख को सोशल गैदरिंग, कल्चरल, रिलीजियस प्रोग्राम पर दिल्ली सरकार तरफ से पाबंदी आ जाती है। जिम, मॉल, स्पा, सिनेमा घर, ऐसे तमाम पर पाबंदी तो लगाई चुकी थी दिल्ली सरकार, मगर उसके साथ में सोशल गैदरिंग, कल्चरल प्रोग्राम्स और रिलीजियस प्रोग्राम, किसी तरह के प्रोग्राम नहीं करना है, ऐसी पाबंदी सरकार लगा देती है। इसी दौरान 15 मार्च को पीटीआई एक ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कही भी एक बात की जानकारी देती है कि जनवरी के मध्याह्न से ही, मिड जनवरी से एयरपोर्ट पर तमाम विदेशों से आने वाले लोगों की जांच और स्क्रीनिंग करना शुरू कर दी गई है। इस पर हम सवाल क्या है वो बाद में करेंगे। उसके बाद 16 मार्च को, जैसे हमने बताया कि किसी तरह की कोई धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन करके भीड़ नहीं करना, ये आदेश पारित हो जाते हैं। 15 मार्च का ये ट्वीट है, प्रधानमंत्री का उद्धरण है उसमें, और उसके बाद ये 16 मार्च का दिल्ली सरकार का आदेश है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सबसे पहले आपको बता दें, न जनता कर्फ्यू हुआ है, न देश में लॉकडाउन लगा है। उसी दौरान ये पीरियड के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री 22 मार्च रविवार के दिन जनता कर्फ्यू का ऐलान करते हैं, गतिविधियां तेज हो जाती हैं। गतिविधियां तेज होने के बाद निजामुद्दीन तबलीग जमात मरकज भी हरकत में आ जाता है। हालांकि 15 तारीख को इज्तिमा खत्म होने के बाद 23 मार्च तक तबलीग जमात का जो पत्र व्यवहार है, जो हम आपको इस खबर के दौरान दिखा रहे हैं, निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन का जो पत्र उनको गया, उसके जवाब में उन्होंने निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन को पत्र लिखा है। यह पत्र उन्होंने 25 और 27 तारीख को मार्च की निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारी को लिखा है। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अब तक 2000 लोगों को हम यहां से हटा चुके हैं। यानी जो 3.5 से 4 हजार की भीड़ वहां थी, उसमें से वो 2000 लोगों को हटा चुके हैं। बचे हुए जो 1000 लोग थे उनके पास, 1000 से 1500 लोग जो थे, इनको हटाने के लिए उन्होंने पुलिस से मदद मांगी। हमारे पास गाड़ियों का इंतजाम है, गाड़ियों के नंबर के साथ उन्होंने सूची भी दी और कहा कि इनके लिए हमें पासेस उपलब्ध कराए जाएं, जिसके जरिए जिन जिन राज्यों से, जिन जिन इलाकों से लोग आए इज्तिमा के लिए, उन्हें हम भेजने का इंतजाम कर सके। उन्हें डीएम से संपर्क करने के लिए कहा जाता है। डीएम तक की जो है उनकी बैठकें होती है, बातचीत होती है, मगर किसी तरह की कोई सुविधा न डीएम देते हैं, न दिल्ली सरकार देती है, न दिल्ली पुलिस देती है, जिसके चलते ये 1500 लोग वही रह जाते हैं। सबसे अहम बात, 25 मार्च को निजामुद्दीन तबलीग जमात मरकज में तहसीलदार और मेडिकल टीम भी जाती है। ये जितने लोग हैं, इस टीम का दावा है कि वो इनकी जांच करती है। इस टीम ने वो दावा किया है कि जो मरकज में लोग मौजूद है, उनकी जांच की गई
जांच करने के बाद उनका रिपोर्ट क्या था, ये जांच में क्या पाया गया, कुछ सामने नहीं आया। क्या उस रिपोर्ट का आउटकम है, क्या उस रिपोर्ट के नतीजे हैं, किसी को पता नहीं। सरकार इस पर बोलने तैयार नहीं। जो मीडिया कोरोना जिहाद चिल्ला रहा है, वो भी इस मुद्दे पर बात करने तैयार नहीं। दिल्ली पुलिस द्वारा भीड़ कम करने के लिए, मरकज में से लोगों को हटाने के लिए जो पत्र आता है, उसके जवाब में मरकज द्वारा जो पत्र व्यवहार किया जाता है, उसमें हमने बताया गाड़ियों को पास मांगे जाते हैं जो उन्हें नहीं मिलते हैं। साथ में मरकज के जो मौलाना साद है, मोहम्मद साद, वो कहते हैं कि जिस तरीके से सरकार के आदेश निर्देश हैं उनका हम पूरा पालन करेंगे। मगर 22 का जनता कर्फ्यू और 24 से जो लॉकडाउन हुआ पूरा भारत, कैसे निकलते ये लोग? गाड़ियों की कोई उपलब्धता नहीं है, साधनों की उपलब्धता नहीं है, कैसे निकलेंगे ये लोग? और 25 को जब उनकी वहां पर तहसीलदार और मेडिकल टीम ने जांच की है, तो फिर प्रशासन सोया हुआ क्यों था? सबसे अहम सवाल यह है। इन्हें कोई सुविधा गाड़ियों के पास उपलब्ध करने की बजाय निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन इन्हें 28 मार्च को पत्र देता है कि आप गैर कानूनी काम कर रहे, भीड़ इकट्ठा कर रहे, इसलिए आपके खिलाफ अपराध दर्ज किया जाएगा। यहां आपको बता दें, अब तक सिंगर कुनिका कपूर हो, शादी समारोह आयोजित करने वाले हो, आपदा नियंत्रण कानून के तहत, एपिडेमिक एक्ट के तहत जितने भी मामले अभी तक जनता कर्फ्यू से लेकर के दर्ज हुए हैं, किसी में भी धारा 120 बी नहीं लगाई गई है। दिल्ली के निजामुद्दीन तबलीग जमात मरकज के इस मामले में धारा 120 बी लगाई गई है। धारा 120 बी भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड का वो सेक्शन है जिसमें साजिश रचने का आरोप लगाया जाता है। अब तक किसी भी मामले में कुनिका कपूर, उसे पता था कि वो पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव है, जानकारी छुपा करके रखी, कई पार्टियों को अटेंड किया, राजनीतिज्ञों की, सामाजिक हस्तियों की, उद्योगपतियों की, ऐसी पार्टियां थी वो, मगर उसके खिलाफ सिर्फ धारा 269 और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ, 120 बी नहीं लगाया गया। यहां तबलीग जमात मरकज के मामले में धारा 120 बी लगाई गई। इससे प्रशासन की नीति, प्रशासन की सोच संदेह और सवालों के कटघरे में खड़ी होती है। यहां दो बातें आपको और हम साफ कर दें। 16 मार्च को इज्तिमा खत्म होने के बाद कुछ लोग जो है वो इंडोनेशिया की जो जमात आए थे, 10 लोग के करीब बताए जाते हैं, वो तेलंगाना गए। तेलंगाना जाने के बाद 27 मार्च को यहां पर पॉजिटिव पेशेंट्स पाए गए तेलंगाना में। मगर उसके बाद 22 मार्च को यहां पर बचे हुए जो 1500 लोग हैं तबलीग जमात के मरकज में, इनका मामला ऐसा था कि 22 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली को पूरी तरह से सील कर चुके थे। दिल्ली में एक तरह से पूरी तरह से लॉकडाउन लग चुका था। जनता कर्फ्यू तो था ही, मगर दिल्ली सरकार की तरफ से वहां पर लॉकडाउन भी लग चुका था। तो ऐसे में आपसे गाड़ियों के लिए पास मांगे जा रहे हैं, आपसे लोग निकालने के लिए मदद मांगी जा रही है, आपसे सुविधाएं मांगी जा रही है, पुलिस से पत्र व्यवहार किया जा रहा है, डीएम से बात की जा रही है। उसके बावजूद जो है आज निजामुद्दीन तबलीग जमात मरकज पर कोरोना जिहाद का इल्जाम लगाने वाले लगा रहे। कट्टरपंथी और राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जो है, अगर उन्हें यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सरकारी समर्थन भी हासिल है, इस तरह का आज सोशल मीडिया पर प्रचार भी चल रहा है और मुख्य मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया भी उसे इतने दिनों से जिस मुद्दे की तलाश थी आखिरकार वो मिल गया। कई वरिष्ठ पत्रकारों ने इस पर एक बात कही है कि लॉकडाउन के चलते जो 70 से 80 करोड़ भारतीय है, बीपीएल रेखा के नीचे जीने वाले, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, बड़ी मुश्किल से 8 से 15 हजार की तनख्वाह के बीच अपनी माहवारी की गुजारा करने वाले, ऐसे तमाम लोग जो भूखमरी के कगार पर पहुंच रहे, पैदल चल करके हजारों सैकड़ों किलोमीटर अपने गांव को पहुंचने के लिए जो निकल पड़े हैं, यह बहुत बड़ा एक मुद्दा बनता चला जा रहा था। इस मुद्दे से पूरी दुनिया का ध्यान हटाने के लिए एक मुद्दा चाहिए था जो निजामुद्दीन तबलीग मरकज जमात ने इन्हें दे दिया। अब यहां पर हम थोड़ा सा एक बात को आपको रिपीट करते हुए बताते हैं कि पीटीआई ने जो ट्वीट किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले, कि उन्होंने कहा है कि
मिड जनवरी से ही, यानी कि जनवरी के मध्य से ही एयरपोर्ट पर हर तरह की जांच और स्क्रीनिंग करना शुरू कर दी गई है। जनवरी, फरवरी, मार्च और मार्च के दूसरे सप्ताह के बाद से कोरोना को लेकर के भारत में चीख पुकार मचना, चिंता बढ़ना और उसकी तरफ जो है सरकार का सबका ध्यान चले जाना शुरू हो जाता है। अगर आपने एयरपोर्ट पर जनवरी में एहतियात बरती है, सावधानी बरती है, सतर्कता बरती है, फरवरी में बरती है, मार्च के मध्य तक बरती है, तो विदेशों से आए हुए ये सारे पॉजिटिव कोरोना पेशेंट्स भारत के कोने कोने में गए कैसे? मोदी सरकार और हो हल्ला कोरोना जिहाद का मचाने वाला मीडिया इस सवाल का जवाब दे। इसके बाद हम कुछ अहम मुद्दे आपके सामने रख रहे हैं। अभी 2 दिन पहले हमने आपको एक खबर बताई, 18 और 19 मार्च को डोंबिवली में एक शादी और हल्दी का उसका प्रोग्राम हुआ था। उस प्रोग्राम में तुर्की से आया हुआ कोरोना बाधित युवक सैकड़ों लोगों के बीच में गया, मामले दर्ज हुए मगर धारा 120 भी नहीं लगी। अब हम बात करते हैं गत रविवार 15 मार्च की। 15 मार्च को कर्नाटका के बेलगावी गांव में भाजपा विधायक महंतेश कौतामी गट, इनकी बेटी की शादी थी। सैकड़ों लोग इस शादी में शामिल हुए, बड़े ठाट बाट से यह शादी हुई और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा इस शादी में शामिल हुए। जबकि कोरोना के चलते केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के खुद के क्या आदेश निर्देश थे, यह हमें यहां वापस दोहराने की कोई जरूरत नहीं। जब मुख्यमंत्री ही किसी राज्य का अपने ही और अपने से ऊपर की केंद्र सरकार की आदेशों के निर्देशों को पालन नहीं करता है, तो फिर तबलीग जमात मरकज द्वारा बार बार मांगी जा रही मदद की दुहाई कौन देगा? उसे कौन सुनेगा? उसके आगे हम आते हैं। इसी तरह से 16 मार्च को महाराष्ट्र के शिरडी में साईं बाबा का जो मंदिर है, सैकड़ों हजारों की भीड़ थी। किसी तरह का कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, किसी तरह की कोई सावधानी, कोई वहां पर सतर्कता या खबरदारी की उपाय योजना नहीं। देखिए हम आपको बता रहे, शिरडी साईं बाबा मंदिर 16 मार्च को क्या हाल था, इस पर मीडिया ने क्यों सवाल नहीं उठाया? एक खबर आई और चली गई। 23 मार्च को 15 दिन से मध्य प्रदेश में सरकार गिराने से लेकर सरकार बनाने तक का पूरा नाट्यक्रम चला। मामा जी ने शपथ विधि तो कर ली, शिवराज सिंह चौहान जी ने। कितने लोगों के बीच में की? सैकड़ों से ज्यादा ही लोग थे। तो यहां पर 23 मार्च को मामा जी उर्फ शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल लालजी टंडन मौजूद थे, वो भी सैकड़ों लोगों के बीच यह कार्यक्रम हुआ। कहा गया लॉकडाउन, कहा गया कर्फ्यू, इस पर मीडिया ने कोई सवाल क्यों नहीं उठाया? एक खबर आई और चली गई, कोई इस पर डिबेट नहीं, कोई इस पर जो है सवालिया कार्यक्रम जो है किसी के पास करने की फुर्सत नहीं, कोई भी टीवी चैनल हो। इसी तरह से 24 तारीख को, 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉकडाउन की घोषणा करते हैं और 25 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 100 लोगों का जत्था लेकर के रामलला की मूर्ति को फाइबर के मंदिर में विराजमान करते हैं। कर्फ्यू और लॉकडाउन का यह उल्लंघन नहीं है। इन पर कब कार्रवाई होगी? इन पर कब 120(ब) धारा सोची समझी नीति के तहत ये आप जा रहे हैं, शपथ विधि भी कर रहे हैं, मूर्ति की प्रतिस्थापना कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, हर काम कर रहे हैं, वहां पर कोई कानूनी कार्रवाई की बात ही नहीं है साहब। तो फिर चैनलों पे इस पे डिबेट कहां से होगा? फिर चैनलों पे इस पर बात कहां से होगी? उसके बाद हम आपको बता रहे 26 मार्च को तमिलनाडु के त्रिची में एक मंदिर है, वहां पर लगभग 300 लोगों ने धार्मिक गैदरिंग की, रिलीजियस गैदरिंग, वो भी पुलिस की मौजूदगी में, वो भी हम आपको बता रहे। किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं। कोरोना वायरस फैला हुआ है, पूरा देश उसकी चपेट में है। प्रधानमंत्री जी की जुबानी कहा जाए तो समस्त मानव जाति पर आया हुआ यह भीषण संकट है। तो ऐसे में 300 लोग जो है धार्मिक आस्था के आधार पर वहां इकट्ठा हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं, तो क्या सोच समझ कर नहीं हो रहे? 120(b) की धारा तो बहुत दूर रही, 269, 279 जो भी धाराएं आप लगा रहे, एपिडेमिक एक्ट की धाराएं जो लगा रहे, उसका कहीं कोई अता पता नहीं है। सबसे बड़ा केस हम आपको पंजाब का अब बताने जा रहे हैं। पंजाब में एक कोरोना बाधित सिख व्यक्ति की मौत हुई, जिसका नाम है बलदेव सिंह। 70 वर्ष के बलदेव सिंह की मौत 18 मार्च के दिन हुई। 18 मार्च को कोरोना बाधित होकर के मृत होने से पहले बलदेव सिंह लौटे थे इटली और जर्मनी से। अब आप बात बताइए मुझे, मेरा सवाल है समस्त भारतवासियों से,
18 मार्च को कोरोना से बाधित होकर मृत होने वाले बलदेव सिंह इटली और जर्मनी से लौटे हैं। किसी न किसी भारतीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ही लौटे होंगे ना, दिल्ली है या पंजाब के किसी एयरपोर्ट पर आए होंगे। तो कहां थी वो स्क्रीनिंग, कहां थी वो जांच? क्योंकि इन्हीं बलदेव सिंह के कारण आनंदपुर साहिब का जो पूरा आसपास का इलाका है, 40,000 लोगों को होम क्वारंटाइन और आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है। 40,000 लोगों को। कई सारे केसेस जो है वो कोरोना पॉजिटिव 18 मार्च को बलदेव सिंह की मृत्यु के बाद पाए गए, जिसमें 25 मार्च को तो खुद बलदेव सिंह के 19 रिश्तेदार उसमें शामिल हैं जिन्हें कोरोना पॉजिटिव मिला। दूसरी तरफ 40,000 लोगों को जैसा होम क्वारंटाइन आइसोलेशन सेंटर किया गया है, वहीं पहले चरण में 15 गांव उनकी सीमाएं सील की गई। उसके बाद और 5 गांव उसमें बढ़ाए गए। ऐसे मिलाकर के कुल 20 गांव पंजाब में आनंदपुर साहिब रीजन में, उस पूरे मंडल में, उस पूरे विभाग में आने वाले 20 गांव सील किए गए। यहां आपको एक बात और हम साफ कर दें, बलदेव सिंह के मामले में बलदेव सिंह पंजाब के पटवाला गांव के गुरुद्वारे के प्रबंधक है और भारत में देश विदेश में धर्म प्रसारण का काम करने के लिए वो घूमते हैं। 19 रिश्तेदारों को कोरोना पॉजिटिव करने वाले, 40,000 लोगों को क्वारंटाइन और 20 गांवों को सील करने वाले बलदेव सिंह ने 10 से 12 मार्च के बीच होला मोहल्ला, ये एक धार्मिक कार्यक्रम होता है सिखों का, इसमें भाग लिया था। और इस कार्यक्रम में 3 दिन चले इस कार्यक्रम में प्रतिदिन लगभग 30,000 लोग शामिल हुआ करते थे। प्रशासन के अनुसार आम दिनों में अगर कोरोना नहीं होता, कर्फ्यू नहीं होता, लॉकडाउन नहीं होता, तो यह तादाद इससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा होती है। सोचिए, कल्पना कीजिए कि अगर इस तरीके से तादाद ज्यादा रहती तो 40,000 का ये जो क्वारंटाइन का आंकड़ा है ये कहां होता? 20 गांवों का सील करने वाला ये जो आंकड़ा है ये कहां होता? गोल्डन टेम्पल सिख समाज का सबसे बड़ा धार्मिक स्थान है, मगर इसकी कमेटी ने साफ कह दिया मंदिर बंद नहीं रहेगा। ये 26-27 मार्च के उनके बयान हैं। बीबीसी को, बड़े बड़े न्यूज चैनलों को, बड़े बड़े अखबारों को उन्होंने ये बयान दिए हैं, उनके जिम्मेदारों ने दिए हैं। रिलीजियस गैदरिंग वहां नहीं हो रही है। 19 रिश्तेदारों को कोरोना पॉजिटिव करने के बाद लगातार पंजाब में कोरोना बढ़ता चला जा रहा है। 20 गांव सील हो रहे, 40,000 लोग क्वारंटाइन हो रहे, मगर यहां जिहाद नहीं है साहब। क्यों? कि वो मुसलमान नहीं है। तमिलनाडु में मुसलमान नहीं, शिरडी में मुसलमान नहीं, पंजाब में मुसलमान नहीं, दिल्ली के निजामुद्दीन तबलीग मरकज में मुसलमान है, इसलिए कोरोना जिहाद है। ये तमाम वो सवाल है जो आज हमने आपके सामने रखे हैं और हमारा तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया से, मुख्य धारा के तमाम उन टीवी चैनलों से कहना है कि इन पर आपने डिबेट क्यों नहीं कराई, इन पर आपने सवालात क्यों नहीं खड़े किए। जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि यह मानव जाति पर आई हुई विपदा है, आपत्ति है, बड़ा भीषण संकट है, तो क्यों कर इसे मुसलमान कोरोना फैला करके जिहाद कर रहा है, इस तरीके से डिबेट कराई जा रही है। कितना अंतर है, कितना फर्क है। देखिए, निजामुद्दीन तबलीग जमात मरकज की खबरें, तमिलनाडु का त्रिची 26 मार्च की घटना, डोंबिवली की हमने आपको बताई 18-19 मार्च की घटना, 16 मार्च शिरडी की घटना, 15 मार्च शादी में शामिल होने वाले कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, 25 मार्च को रामलला की मूर्ति को फाइबर मंदिर में विराजमान करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ। ये तो वो खबरें हैं जो पता चल गई है। ऐसी कई खबरें होगी, कई ऐसी और बातें होगी जो सामने नहीं आई है। इन पर राइट विंग हिंदू संगठन कब सवाल उठाएंगे? इनकी भाषा बोलने वाला मीडिया इन तमाम बातों पर निजामुद्दीन तबलीग जमात मरकज की तरह कब सवाल उठाएंगे?